डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। यूं तो मैकेनिकल वाइब्रेशन में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशन कई जगह पर यूजफुल है तो ज़्यादातर जगहों पर हार्मफुल है। और बेसिकली यदि हम मैकेनिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर 99% जगहों पर यह जो है हार्मफुल ही है मशीन के केस में। सो वी हैव टू रिड्यूस और कंट्रोल दी वाइब्रेशन। वी कैनट 100% एलिमिनेट इट, बट अप टू सम एक्सटेंट वी कैन रिड्यूस एंड वी कैन कंट्रोल दी वाइब्रेशन। यदि हम वाइब्रेशन के इम्पोर्टेंट रीजन्स देखें, काउजेज ऑफ द वाइब्रेशन देखें कि क्यों होते हैं वाइब्रेशन, तो उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ऐसे तो कई सारे हजारों कारण हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कारण की यदि हम बात करें तो सबसे पहला कारण है इलास्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम। व्हाट एवर विद द इलास्टिसिटी, जैसे स्प्रिंग को एक बार आप खींच करके छोड़ देंगे, इट विल वाइब्रेट। मशीन है या कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, once it gets deformation after removing the load, it will try to regain its original shape, and that is the basic reason for the vibration। फिर सिस्टम के अंदर यदि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स है, दैट विल क्रिएट द वाइब्रेशन। जैसे कोई नट बोल्ट है रनिंग पार्ट्स में, यदि वह थोड़ा भी लूज हो गया, इट विल क्रिएट अननेसेसरी नॉइज, अनवांटेड नॉइज। ठीक है, तो ऐसे नॉइज हमेशा अनवांटेड ही होता है। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे क्रिटिकल स्पीड में आप पढ़ेंगे, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्सटर्नल एक्साइटेशन अप्लाइड टू द सिस्टम। सपोज कीजिए कि कहीं पे विंड टरबाइन है और हवा तेज चल रहा है, तो इट विल वाइब्रेट ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर। बड़ी बड़ी ब्रिज, ब्रिज के ऊपर बस, ट्रक, रेलवे ब्रिज, ये सब जब पास ऑन करते हैं तो ब्रिज में एक अलग ही वाइब्रेशन होता है। फिर इलेक्ट्रिक लाइन आप देखते होंगे, टेलीफोन लाइंस देखते होंगे, ये इसमें भी जो है वाइब्रेशन ऑटोमेटिक होता है ड्यू टू विंड्स वेलोसिटी। उसी तरह से थर्मल इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। थर्मल इफेक्ट के चलते भी चूंकि एक्सपांसन होगा मेटालिक बॉडी में, इलास्टिक मटेरियल में, तो वहाँ भी कई बार अननोइंगली पता नहीं चलता है, बट हिडन रूप से वहाँ भी वाइब्रेशन का सोर्स ऑफ एक्साइटेशन जो है क्या होगा, थर्मल इफेक्ट। इसके अलावा यदि आप देखें तो वाइब्रेशन हमेशा हार्मफुल नहीं होता है। वाइब्रेशन आपका हार्ट बीट है, आप कभी अपने दिल पे हाथ रख करके देखें, यदि धड़कता है, यदि वाइब्रेशन है, तभी तक हम हैं, नहीं है तो नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, सबसे पहले वो यही काम करता है, आपके दिल पे हाथ रख करके जो है देखता है दिल जिंदा है कि नहीं। तो दिल को जिंदा रखिए, अरमानों को जिंदा रखिए। तो यूजफुल इफेक्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, ठीक है ना, वाइब्रेटरी कन्वेयर है, ठीक है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दीज आर दी गुड इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशन। वाइल इन केस ऑफ बिल्डिंग, इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रिज, machine, it may fail due to the vibration, that is the bad effect of the vibration। another useful and non useful जो है examples of vibration that you can see here। ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनिंग कंप्रेशर है, जो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। यदि आपके आसपास कहीं आप देखे हों, ये तो जो एग्जांपल्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली इंडस्ट्रियल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनिंग मशीन है। कहीं पर आप जो है कूलर देखे होंगे, आइसक्रीम की कंपनी देखे होंगे बड़ी सी, ठीक है ना, या चिलर कंपनी देखे होंगे, ठीक है ना, जहाँ पर चिल्ड किया जाता है, वहाँ पर इस तरह का कंप्रेसर यूज करते हैं। ये काफ़ी जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। इवन दाउ कि देखिए ये सब आइसोलेटर्स लगे हैं, 1 2 3 4, दीज आर दी आइसोलेटर्स। ये 4 तो आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा भी फाउंडेशन में कई तरह के आइसोलेटर्स एंड डैम्पर्स इसमें लगे होते हैं।
बेसिकली वाइब्रेशन जो है, आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमेशा टू एंड फ्रो मोशन होता है। हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से अननेसेसरी जो मूवमेंट होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो वी ऑलवेज ट्राई टू रन द मशीन विद इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना दूर हमारा सिस्टम जाएगा उतना ही जो है वाइब्रेशन होगा। अब वाइब्रेशन का जो है हमने जैसा कि बताया अभी आपको कि यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। इन केस ऑफ यूजफुल कंडीशन वी ट्रीट इट in the similar condition without using the reducing devices like spring or damper। अब फटीग फेल्यूर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन के चलते होता है। मशीन कंपोनेंट्स कैन बी डैमेज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस जहाँ पर कि आपकी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैच कर जाती है, वहाँ पर रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस रेजोनेंस के चलते ही ब्रिज वगैरह कोलैप्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन जो है टूट जाता है। ठीक है, तो दीज आर दी रीजन। इसीलिए आप सुने होंगे बचपन में कि सैनिक को कदम ताल मिला करके चलने के लिए मना किया जाता है। कहाँ पर? ब्रिज पर, क्योंकि वहाँ दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और ब्रिज टूट जाता है। इसके अलावा जो है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स या जो आप मशीन वगैरह में देखते हैं, तो क्या होता है कि मशीन में फिनिशिंग के लिए आप जब ड्रिल मशीन या कोई मशीन चलाते हैं, यदि इसके अंदर वाइब्रेशन आ गया तो क्या हो गया, हमारा जॉब जो है खराब हो जाता है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, जो एक्यूरेसी और प्रेसिजन होना चाहिए हमारे जॉब में वो नहीं हो पाता है। तो दैट इज दी माल फंक्शनिंग्स और यू कैन से बैड इफेक्ट ऑफ दी वाइब्रेशन। इसके अलावा आप अलाइनमेंट की यदि बात कर रहे थे तो बियरिंग में देखिए, थोड़ा भी यदि अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ तो आपका बियरिंग का बॉल जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। मशीन में, ठीक है ना, खास करके जहाँ पर चिप कटिंग है, मटेरियल रिमूवल है, रिमूवल में थोड़ा सा भी ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो गया तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। और यदि टूल की पोजीशनिंग थोड़ी भी गड़बड़ हो गई, अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो इट स्टार्ट चैटरिंग। ठीक है ना, इसको हिंदी में कुछ अच्छा सा नाम है, दैट आई डोंट रिमेम्बर, बट चैटरिंग इज वेरी बैड फेनोमेना। Again, fatigue failure of shaft due to torsional oscillation। देखिए वाइब्रेशन में हमने आपको बताया है कि लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टोर्सनल। तो टोर्सनल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैकेनिकल इंडस्ट्री में 70% जगहों पर आपको टोर्सनल वाइब्रेशन देखने मिलता है। बेसिकली टोर्सनल मोशन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल। ठीक ना, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैम शाफ्ट इन द डीजल इंजन। तो आप छोटे छोटे इंजन में भी देख सकते हैं, बड़े इंजन में तो बड़े होंगे ही, छोटे इंजन में तो काम चल जाते हैं किसी भी तरह से, लेकिन जब बड़े इंजन होते हैं और जहाँ पर हाई स्पीड होता है वहाँ पर बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट जो है थोड़ा भी यदि देखने मिलता है, अनवाइलेंस्ड फोर्स थोड़ा भी देखने मिलता है, इट विल क्रिएट दी वाइब्रेशन एंड इट मे बी दी फटिग डैमेज। मेथड्स ऑफ दी वाइब्रेशन रिडक्शन यदि आप देखेंगे तो बेसिकली 4 मेथड हम लोग यूज में लाते हैं। एक तो डैम्पिंग और यूज ऑफ स्प्रिंग, ये दो सबसे पॉपुलर है जो कि आप देखते आ रहे हैं और काफ़ी सारे लेक्चर्स में इसको देखे हैं। इसके अलावा एब्जॉर्बर एंड आइसोलेटर, आइसोलेटर का एक सेपरेट जो है वीडियो आपको मिलेगा इसके बाद लेक्चर नंबर 38 में, और एब्जॉर्बर का डिटेल वीडियो चाहिए तो लेक्चर नंबर 71 72 में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है एब्जॉर्बर के बारे में। तो ये जो है बेसिक एग्जांपल है जिसमें डैम्पर और स्प्रिंग यूज किया है। इसके थ्रू आप वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बिंग मास, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर भी 4 तरह के एब्जॉर्बर होते हैं जो कि मैं वहाँ पर बताया हूँ लेक्चर नंबर 70।
देखिए कोई भी सिस्टम है तो source of the excitation, source of the vibration, there will be one thing, another thing is the receiver। एक तो वाइब्रेशन पैदा करने वाला और दूसरा उसको एब्जॉर्ब करने वाला। जनरली एब्जॉर्ब करने वाला जो रिसीवर है वह फाउंडेशन होता है, और एक बीच का मटेरियल जो कि मशीन की वाइब्रेशन फाउंडेशन को ट्रांसमिट करेगा, दैट इज कॉल्ड पाथ। तो सोर्स, पाथ एंड रिसीवर, three things are important: Brahma, Vishnu and Mahesh. So these are the things. तो mechanical और fluid disturbance such as unbalanced force, torque, pulsation, gear tooth meshing, fan blade, और ये फैन ब्लेड के साथ टरबाइन ब्लेड जो सबसे क्रिटिकल होता है वाइब्रेशन में। यदि कोई आपसे पूछता है कि वाइब्रेशन में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो है फिनोमेना कहाँ देखने मिलता है, तो दैट इज द टरबाइन ब्लेड। फिर पाथ, स्ट्रक्चरल और एयर बॉर्न पाथ बाय विच द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, और रिसीवर दैट मीन्स द रिस्पॉन्डिंग सिस्टम which absorb the vibration generated by the source। so that is the very important things। अब यदि कुछ वाइब्रेशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मास, स्टिफनेस एंड डैम्पिंग, इसको समझना पड़ेगा। इससे आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने पड़ेंगे, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को सिस्टम के फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। मैच मतलब इक्वल नहीं करना है, इस हिसाब से मैच करना है कि मैच ना करे, ये समझ लीजिए। मैच दैट मीन्स कि यदि आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आ रहा है तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कभी ना आए, थोड़ा ऊपर नीचे हो। अदरवाइज क्या होगा, जब मैच करेगा तो रेजोनेंस का फेनोमेना होगा और सिस्टम हमारा ऑल ऑफ सडन डैमेज हो जाएगा। डायनामिक सिस्टम में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है आपका वाइब्रेशन, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करके, जैसा कि हमने बताया कि एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को मैच न होने दें। इस हिसाब से सिस्टम के फ्रीक्वेंसी को या तो कम रखें या इसको ज़्यादा रखें, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू आप वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन यदि हम वाइब्रेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मशीन को वहाँ पर रीलोकेट कीजिए, वहाँ पर इंस्टॉल कीजिए, मशीन को वहाँ पर सेटअप जमाइए जहाँ पर कि पोटेंशियल रिसीवर हो, जहाँ पर फाउंडेशन कुछ इस तरह से आप बना सकें जो कि हमारे वाइब्रेशन को वह क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, वाइब्रेशनल एनर्जी को, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है ना, उसको वह एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा, रिप्लेस द मशीन विथ हाइयर क्वालिटी। कुछ मशीन में यदि इस तरह का नट बोल्ट लूज हो गया है, मशीन पुराना हो गया है, जहाँ पर क्लियरेंस ज़्यादा हो गया है, क्लियरेंस प्रॉपर नहीं है, मशीन की अलाइनमेंट सही नहीं है, तो आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। फिर ऑपरेटिंग स्पीड को मैनेज उस तरह से करना है कि आपका स्ट्रक्चरल रेजोनेंस अवॉइड हो। रोटेटिंग एलिमेंट्स को जो है बैलेंस करना ज़रूरी है। आप फोर व्हीलर यदि चलाते होंगे तो जब आप जाते हैं तो बैलेंसिंग कराते हैं व्हील्स की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ट्यून्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर उसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ द चीपेस्ट मेथड टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। और एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल, दैट इज फुल्ली यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, मेकाट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं, तो उसके हेल्प से भी आप वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से वाइब्रेशन को रिड्यूस करना और कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने देखा, और कौन कौन से तरीके हैं वो भी हमने आपको बता दिए। तो वाइब्रेशन सॉल्यूशन में पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसीवर इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब वाइब्रेशन आइसोलेटर्स, आइसोलेटर्स इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहले तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो, फाउंडेशन जो है अच्छा एक रिसीवर हो, और दूसरा जो आपका आइसोलेटर है यहाँ पर वो फोर्स को, जो अननेसेसरी अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको इजीली ट्रांसमिट कर सके फाउंडेशन को। साथ ही आइसोलेटर स्प्रिंग आप यूज करते हैं ताकि यह भी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग एलिमेंट को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करे और धीरे धीरे रिलीज करे। उसी तरह से इनर्शिया ब्लॉक, सिस्मिक मास जो कि
ट्यून्ड एब्जॉर्बर में यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में हमने बताया है कि मशीन बोल्टेड टू ए रिजिड फाउंडेशन, नट बोल्ट जहाँ भी आप बेयरिंग हो या कोई भी एलिमेंट्स हो उसको टाइटली फिट करना चाहिए। लूज फिट करेंगे तो it will chatter, it will produce the noise. These are the concept by which you can reduce the vibration. बेसिकली आपको बता दें कि दो चीज़ें, एक तो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एनालिसिस है, और दूसरा वाइब्रेशन आइसोलेटर है। तो वाइब्रेशन आइसोलेटर जो है बेसिकली आइसोलेटर्स आर द मटेरियल, इसमें इलास्टोमेरिक एलिमेंट हो या विस्को इलास्टिक एलिमेंट हो या स्प्रिंग हो या डैम्पर हो या वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हो। तो आज हम लोगों ने टिपिकल वाइब्रेशन आइसोलेटर के साथ साथ हम लोगों ने वाइब्रेशन रिड्यूसिंग एलिमेंट्स, वाइब्रेशन कंट्रोलर देखे कई तरह के, जिसमें मुख्य रूप से आपने क्या देखा, आपने देखा कि डैम्पर्स, एब्जॉर्बर, स्प्रिंग एंड आइसोलेटर, ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट आज हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज you can go to the playlist where you will have 300 plus videos on mechanical vibration itself. There is one website that is called mechanicalpandit.com. You can go there to read the material, study material. Very nice materials are there. Thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy, and keep smiling. Thank you very much.